दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। एफएच लॉफ्ट। आज हम कौशल जी की छत पर आए हुए हैं। दिल्ली की बहुत फेमस छत है ये, रेसिंग होमर में। आज हम इनसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले ब्रीडिंग के सिलसिले में, टॉसिंग के सिलसिले में, थोड़ी सी मेडिसन के बारे में। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं ये हमें क्या बताते हैं। अब हम कौशल जी से मिलते हैं अपने इसी एफएच लॉफ्ट चैनल पे। जी, हमारे कौशल भाई आ गए हैं। कौशल भाई, आप अपने बारे में अपने मुंह से बताइए। आप क्लब के कौन? वेलकम फाजिल भाई आपका हमारी छत पे। और जैसे कि आप सब भाई जानते हैं, RRPS क्लब रॉयल रिकवरी पिजन सोसाइटी दिल्ली, तो उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। और दिल्ली के पास में ही मतलब आउटर एरिया पे मेरी लॉफ्ट है। और बाकी जैसा भी आप पूछेंगे तो आपको हम सपोर्ट करेंगे पूरा। तो कौशल भाई, हमें सबसे पहले बेसिक चीज़ों पे जाना है। हमें सबसे पहले पूछना है हमें ब्रीडिंग कैसे कराना चाहिए और जो बच्चे निकलते हैं उनको रेस के लिए कैसे तैयार। जैसे कि मेरा कहना है, अंडे से लेके रेसिंग कराने तक उसे एटलीस्ट कैसे बनाएंगे हम पट्ठे को। इस बारे में उसके क्या सप्लीमेंट, क्या मेडिसन, क्या रख रखाव जो उसके अंदर विनिंग पावर आए। ठीक है, तो फाजिल भाई जैसे आपने सवाल पूछा कि बेसिक ब्रीडिंग और तैयारी के हवाले से ना, देखो ब्रीडिंग में क्या है, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपके पास सेटअप कितना बड़ा है। आपके पास पेटी है या जाल है, ठाटर है, किस तरीके का सेटअप है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि फिर आपको उस हिसाब से अपने कबूतरों को अपने निजी टाइम में से टाइम देना पड़ेगा, तभी आपके पास अच्छे पट्टे तैयार होंगे। और मेरा ये मानना है कि अंडे में से निकलने के बाद जो बच्चा है आपका रेस खेलने तक बीमार ना हो, तो उसके विनिंग के चांस ज़्यादा हैं। मैंने एक बार पहले भी किसी इंटरव्यू में कहा था ये कि कबूतरों के अंदर ना, खासकर रेसिंग उम्र के अंदर हर चीज़ 50-50% है। आपने एक अच्छा नर खरीदा, एक अच्छी मादी खरीदी, उसके बच्चे अच्छे निकलेंगे, इसके चांस 50% है। मतलब यस या नो में कहानी है, या तो निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। तो कबूतरों के अंदर रेसिंग उम्र के अंदर भी हर चीज़ 50% चलती है, 50% यस, 50% नो। अब आपके पास सपोज करो कि आपके पास तलबा है या जगह है, आपने पट्टे निकलवा ली, तो अब आपको उनको तैयार करना है रेस के हवाले से। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आपके पट्टे जो रेस में जाने वाले हैं वो रेस तक कभी बीमार ना हो। अब हालांकि एक ऐसी चीज़ है कि भाई ये आपके हाथ में नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन कोशिश आपको ये करनी है कि वो कभी बीमार ना हो। जितना वो बीमार रहेगा और जितने लंबे टाइम तक बीमार रहेगा, आप ये समझ लो कि उसके जीतने के चांस उतने ही घटते चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि उसके वापस आने के चांस भी उतने ही घटते चले जा रहे हैं। अब जैसे तैयार करने के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं, तो जितने भी हमारे कबूतर हैं इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोटीन। ठीक है, तो अगर प्रोटीन आप इनको अपने जो फीड होती है उससे दे पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जितने भी हमारी दालें हैं और दालों से जुड़े हुए जितने भी हमारे अनाज हैं, इन सब के अंदर बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है। गेहूँ हुआ, मक्का हुआ, इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा। तो आप कोशिश करें कि दालें आप ज़रूर अपने उसमें ऐड करें फीड के अंदर पट्ठों के लिए। और साथ में अगर आप सप्लीमेंट चलाना चाहते हैं तो कोई भी आप, आजकल तो बहुत सारी वैरायटी अवेलेबल है, जो कबूतरों के या वेट्स के जो प्रोटीन पाउडर आते हैं आप वो यूज़ कर सकते हैं। जब हमारा कबूतर के पेट में प्रोटीन जाता है तो उसकी बॉडी प्रोटीन को पहले ब्रेक करती है अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड को कंज्यूम करती है सेल्स बनाने के लिए, मसल बनाने के लिए। ठीक है, तो आप डायरेक्ट अमीनो सप्लीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत बार सुना होगा कि अमीनो बीटा, अमीनो बूस्ट, तो वो क्या है कि प्रोटीन का जो अगला स्टेप है ना, प्रोटीन टूट के हमारे शरीर में अमीनो में कन्वर्ट होता है पहले। तो आप डायरेक्ट अगर अमीनो यूज़ करेंगे तो जल्दी एब्जॉर्ब होता है, तो आप कह सकते हैं कि उसका जो रिजल्ट है वो फास्ट है। तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो या अमीनो सप्लीमेंट यूज़ कर सकते हो। साथ में आप ग्रिड यूज़ कर सकते हो, अच्छा डाइजेशन के लिए, मल्टी मिनरल्स के लिए, ट्रेस मिनरल्स के लिए। इसको आपको थ्रू आउट चलाना पड़ेगा। या तो आपकी फीड इतनी अच्छी हो कि आपने उसके अंदर 14 से 16% के अराउंड प्रोटीन पकड़ रखा हो, ठीक है, या फिर आप सप्लीमेंट चला सकते हो, अमीनो कोई भी सप्लीमेंट चला लो या प्रोटीन सप्लीमेंट कोई भी पाउडर चला सकते हो। और बीमार नहीं होने देना है, और उसकी ग्रोथ के लिए आपको प्रोटीन सप्लीमेंट जरूर रखना है। आपके पास बहुत अच्छे पट्टे तैयार हो जाएंगे।
जी भाइयों, देखो ये हमारे कौशल भाई ने बताया है, अंडे से लेके अपने रेसिंग कराने तक के लिए एक एटलीस्ट ऐसे तैयार होता है। तो आप भाई इनकी बातों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम इनसे इनके पिटारे में बहुत ज्ञान है और हम इनसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। आज ये अपने पिटारे में से हमारे ऑडियंस के लिए कितना ज्ञान देते हैं। अब हम इनसे नेक्स्ट सवाल करते हैं। कौशल जी, हमारा दूसरा सवाल ये है ट्रेनिंग के हवाले से। अपना टॉसिंग किस तरीके से कराएं, कितने कितने किलोमीटर का डिस्टेंस बढ़ाएं, तो आप इस बारे में पूरी खुल के हमें हमारी पब्लिक को ऑडियंस को बताइए। फाजिल भाई देखो, ट्रेनिंग का जो है ना बहुत ज़्यादा लेना देना है डायरेक्ट आपकी फील्ड के साथ और आपके टाइम के हिसाब से, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ट्रेनिंग कराने के लिए 7 दिन अवेलेबल है, आप डेली ट्रेनिंग करा सकते हो कबूतर को, तो आप डेली ट्रेनिंग कराओ उसको, ठीक है। अब ट्रेनिंग होती है 2 तरह की, एक होती है छत पे और एक होती है जो हम टॉस करते हैं इसको, वो भी ट्रेनिंग का ही पार्ट है। आपके पास अगर समय है आप डेली अपने कबूतर को उड़ाओ छत पे, लॉफ्ट पे, और जब तक उसकी मोल्टिंग कंप्लीट ना हो जाए, यानी कि 10 पर जब तक वो साफ़ ना हो जाए आप उसको उड़ाओ। बहुत से लोग जैसे क्या करते हैं, बरसातें आ गई, गर्मियाँ आ गई, उड़ाना बंद कर देते हैं। मेरा मानना ये है कि आप उसे उड़ाना बंद मत करो, वो अपना टाइम घटा लेगा। मान लो अगर वो 1 घंटे उड़ रहा है, ज़्यादा तेज़ गर्मी है तो वो 20 मिनट 25 मिनट में बैठ जाएगा। लेकिन रेसिंग उमर को एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप उसको पूरे जब तक वो 10 पर साफ ना कर लेना, आप यूँ सोचो 9वीं कली पे है, 10वीं कली पे है, 8वीं कली पे है। बहुत सारी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वीडियोस आती हैं हमारे आसपास के देशों की, बाहर के देशों की, जिसमें जो फर्स्ट प्लेसमेंट विनर है, सेकंड प्लेसमेंट विनर है, थर्ड प्लेसमेंट विनर है, वो कोई 7वीं कली पे लगा हुआ है, कोई 9वीं पे लगा हुआ है, कोई 8वीं पे लगा हुआ है। तो 500 किलोमीटर के रेस में वो जीत रहे हैं। अगर खाली यही होता है कि 10 पर 7 पट्टा ही जीत सकता है, तो आपके वो कभी भी पट्टे जीत नहीं पाते। तो जितना आप अपने कबूतर को छत पे उड़ाओगे, जितनी उसकी इच्छा है उतना उड़ाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा गर्मी हो 20 मिनट में उतर रहा है, कोई बुरी बात नहीं है उसमें। पर क्या है कि वो अपनी फिजिक को मेंटेन करेगा, अपनी बॉडी को मेंटेन करेगा और ओवरऑल अपने स्टेमिना को मेंटेन रखेगा। तो उसको उड़ाना बहुत ज़रूरी है। जब आपका छत पे अच्छा खासा पट्टा उड़ रहा है, 10 कली साफ़ हो गया है और आपने देख लिया रेस शेड्यूल आपका कितने दूर है, आप 1.5 से 2 महीने पहले उसको रोड ट्रेनिंग पे ले जा सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो। मैं तो कहूँगा कि 1.5 से 2 महीने पहले आप शुरू करो उसको। शुरुआत कैसे कर सकते हो, आपका जब आपको लगे कि छत पे कम से कम आपका कबूतर 30 से 40 मिनट उड़ रहा है, तो आप समझ लो कि वो रेडी है हर चीज़ के लिए। सबसे पहले आप उसे 1 किलोमीटर लेके जाओ। पहले हफ्ते में 5 से लेके 7 किलोमीटर से आगे मत बढ़ो। पहले हफ्ते में आप 1 किलोमीटर से छोड़ोगे, हो सकता है वो 10 मिनट में आ जाए। तो इसी तरीके से आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक बढ़ो, 7 किलोमीटर मैक्सिमम पहले हफ्ते में। उसके बाद अगले हफ्ते में उसको आप 15 से 20 किलोमीटर तक लेके जाओ। तीसरे हफ्ते में उसे आप 30 से 35 किलोमीटर लेके जाओ। चौथे हफ्ते में आप उसे 35 से 50 किलोमीटर तक लेके जाओ। 50 के बाद आप डिस्टेंस जो है वो 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर डायरेक्ट बढ़ा सकते हैं। अब ये सब चीज़ें जो है ना फाजिल भाई, ये ब्लड लाइन पे बहुत डिपेंड करती है। कोई ब्लड लाइन बहुत जल्दी सीख जाती है कि मुझे छूटते के साथ ही घर जाना है, कोई बहुत देर तक वहीं पे घूमते रहते हैं फिर घर चलते हैं। बहुत से कबूतर ऐसे होते हैं कि वो एक दूसरे को देख के चलते हैं कि जब तक दूसरा नहीं बढ़ेगा तब तक वो भी नहीं बढ़ेगा आगे, चाहे उसे रास्ता मालूम भी हो, उसे पता भी मुझे क्या करना है। तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स कह लो या एक मिजाज जो है ना कबूतर का, वो उसकी ब्लड लाइन में छुपा होता है। तो जब आप टॉसिंग के लिए जाते हो तो आप ये भी देखो कि मेरा कौन सा कबूतर कैसे निकल रहा है, कौन सा मेरा पहले घर आ रहा है, कौन सी ब्लड लाइन कैसे काम कर रही है। सारे बहन भाई उस ब्लड लाइन के अगर आपके पास हैं तो क्या सारे ऐसी कर रहे हैं या एक ही ऐसी कर रहा है। तो जब आप खुद टॉस करोगे ना तो आपको ये चीज़ भी पता लगेगी आगे। तो मेरा मानना तो ये है 1.5 महीने पहले शुरू करो, और 60-70 किलोमीटर भी अगर आपने टॉस कर लिया, इट इज़ मोर देन इनफ। दोस्तों देखो, हमारे कौशल भाई ने कितने आसान और सरल भाषा में कितना इजी तरीके से हमें समझाया। और भाइयों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप करके मत देखना, क्योंकि ये बहुत ज्ञान की बातें हैं जो हर कोई नहीं बताता। ये तो बस इनमें कौशल भाई में ज्ञान बहुत है जो ये बता रहे हैं। कौशल भाई, हमारा तीसरा सवाल ये है, अपना अच्छा कबूतर हम कैसे जज करेंगे जिससे हमें विनिंग मिले आगे उसके बच्चों से? या हम पेडिग्री देख के जज करेंगे, या उसकी आई साइन पे जज करेंगे, या उसकी टेल से जज करेंगे? A to Z भाई आप बताइए हमारी ऑडियंस को, उसको कैसे हमें जज करना है जिससे हमें अच्छे बच्चे हमें रेस के लिए मिले। जी फाजिल भाई देखो, जितने भी परफॉर्मेंस वाली ब्रीड है ना, हाई फ्लायर हो, पंजाब मद्रासी हो या रेसिंग उमर हो, इसमें
जो आपके ब्रीडर कबूतर है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, ये ध्यान रखना हमेशा। मतलब आप ये मान के चलिए कि आपकी किसी भी कंपटीशन वाले टूर्नामेंट के अंदर आपकी हार और जीत उसी दिन तय हो जाती है जिस दिन आप जोड़ा डालते हैं। अगर आपने जोड़ा अच्छा डाल दिया तो अच्छे बच्चे निकलेंगे और आपके जीतने के चांस बढ़ जाते हैं। अब आपके जीतने के चांस उतने बढ़ चुके हैं कि आपकी मेहनत ही उसको हरवा सकती है कबूतर को। आपकी ट्रेनिंग, आपका खाना पीना, आपकी वजह से वो कबूतर हार सकता है, वरना वो हारेगा नहीं। ठीक है। अगर किसी का कबूतर, मैं जैसे अगर आपको एग्जांपल देके बताऊं कि कोई काबली का या मद्रासी का टूर्नामेंट है, इसकी डेडलाइन है कि 7 बजे की। अगर कोई जो विनर है वो 7 बजे उसका बर्ड उतर रहा है और आपका बर्ड 6:58 पे उतर रहा है या 6:55 पे उतर रहा है, तो आप उस विनर से छोटे विनर नहीं हो। गेम है तो कोई ना कोई फर्स्ट सेकंड रहेगा, लेकिन आप भी ने उसको बहुत क्लोज मुकाबला दिया है। मतलब 1-2 मिनट ऊपर नीचे में आप प्लेसमेंट मार सकते थे। ठीक है। तो जब आप उस लेवल तक चीज़ों को ले जाते हो तो वहाँ से पता लगता है कि हाँ भाई आप एक अच्छे कंपटीशन में हो। अब अच्छे कबूतर की पहचान में ना 2 मसले हैं। पहला कि आप ब्रीडर कबूतर के लिए ढूंढ रहे हो अच्छा कबूतर, या फिर आप रेस के लिए ढूंढ रहे हो। अगर आप रेस के लिए कहते हो तो देखो अच्छा कबूतर के लिए फिर रेसिंग उम्र के हवाले से अगर मैं बोलूँ तो 3 कैटेगरी है, शॉर्ट, मिडल और लॉन्ग। तीनों की बॉडी टाइप अलग है, तीनों की ज़रूरतें अलग हैं। तो आप किस डिस्टेंस के लिए छाट रहे हो, पहले वो वाली बात आ जाती है। और जब आप जोड़ा डालते हो तो भी ये बात लागू होती है कि आप किस डिस्टेंस को किससे मिलाना चाहते हो और आपका पर्पज़ क्या है उसके पीछे। तो छाटने के लिए ऑफ कोर्स देखो, अगर सपोज करो कि मेरे पास एक जोड़ा है जिसके 2 पट्टे हैं, बहुत शानदार उड़ रहे हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उसमें से एक का अच्छा आई साइन है, एक का अच्छा आई साइन नहीं है, तो मैं किसको आगे भी जोड़े में डालूंगा? जिसके अंदर परफॉर्मेंस भी है और आई साइन भी अच्छा है। क्योंकि आई साइन होना एक और क्वालिटी को ऐड करता है उसके अंदर। आई साइन से वो उसका हारना जीतना अच्छा बुरा नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास 2 कबूतर है, दोनों की परफॉर्मेंस सेम है और एक का आई साइन भी अच्छा है, तो मैं आई साइन वाले को लूँगा, क्योंकि वह एडिशनल क्वालिटी ऐड हो जाती है। अच्छा कौशल जी, हमारा ये चौथा सवाल ये है, अपना लॉफ्ट हम फिल्टर कैसे करेंगे? कितने बर्ड हमें लाना चाहिए, फिर उनके बच्चे कितने निकालें, उन्हें हमें अपना लॉफ्ट जैसे फिल्टर करना है हमें, तो उनको हमें अच्छे हमारे बच्चे निकलें और उसमें जो बुरे हैं उनको हम कैसे पहचानेंगे? देखो फाजिल भाई, जो आपका सवाल है ना, एक्चुअली ये 2-3 अलग अलग टॉपिक से जाके जुड़ता है। सबसे पहले तो आपके पास कितने कबूतर होने चाहिए। भाई मेरा मानना ये है कि जितने कबूतरों का आपका जाल है, आपको उसके 70% कबूतर रखने चाहिए। अगर आपके पास 100 कबूतर रखने की जगह है तो आप 70 से ऊपर ना जाए। ठीक है। अब दूसरी बात आती है फिल्टर करना कबूतरों को छाटने के हवाले से। अगर आप कबूतर छाट रहे हो उड़ाने के हवाले से, तो जो आपके यहाँ परफॉर्म कर रहा है सिर्फ आप उसको रखो। और ये मान के चलिए कि जो टॉप 20 या टॉप 30% जो कबूतर हैं, अगर उसके अंदर आपका कबूतर है, आप उसे रोक लो। आप उससे अगले आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल में उम्मीद कर सकते हो कि वो परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि रेसिंग उम्रों में भी कुछ ब्लड लाइन ऐसी हैं जो कभी कभार फुल मैच्योर होने के बाद वो परफॉर्मेंस में आ जाती है और विनिंग करती है। तो अगर आपको छटनी उड़ाने के हिसाब से करनी है तो जाहिर सी बात है कि आप टॉप 30% के अंदर आपको कोई बर्ड है, आप उसे रोक लीजिए। टॉप 30% का मतलब हो गया कि अगर सपोज करिए कि 100 कबूतरों की रेस है, तो जो रैंक 30 तक कबूतर है ना, वो आपके काम का हो सकता है। अगर 200 की रेस है तो जो टॉप 60 में है उसमें भी आपका काम का बर्ड हो सकता है। तो टॉप 30 से आप ऊपर मत जाइए, नीचे अगर आ सकते हो तो बेहतर है। और अगर जोड़े वाले कबूतर छाटने की बात है या उसके लिए आप कबूतर रोकना चाहते हो, तो देखो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। आपका टारगेट किसी पर्टिकुलर मेल के खानदान को आगे बढ़ाना है जो परफॉर्म कर रहा है, या किसी पर्टिकुलर फीमेल को आगे बढ़ाना है, या कोई आपके पास एक ऐसा कबूतर हाथ लग गया है जिसका आपके पास परफॉर्मेंस है लेकिन वो अकेला ही है, ना उसका माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है आपके पास, आपको एक नई लाइन ही चालू करनी है, तो उसके हिसाब से छटनी करी जाती है फिर ब्रीडिंग के लिए। तो मैंने आपका रेसिंग की छटनी और ब्रीडिंग की छटनी दोनों बता दी है। अच्छा कौशल जी, मैं 5वां सवाल ये है, बल्कि जो आपके जो क्लब की जो ये अभी 2 रेस हुई थी, तो ये सेकंड रेस जो हुई थी, मैं इसमें ये देख रहा हूँ जो ये बर्ड आ रहे हैं, एक तो मिस हो रहे हैं, और मिस होने के बाद फिर अगर छत पे आ भी रहे हैं नेक्स्ट डे, तो वो मर क्यों रहे हैं? ये रास्ते में अलग अलग वेदर मिल रहा है कबूतर को, इस कारण मर रहे हैं क्या? कुछ और वजह है? ये थोड़ा सा हमें बताइए, इससे ना थोड़ा माहौल भी
डरावना सा बना हुआ है। मैं ग्रुपों में देखता हूँ लोग डर भी रहे हैं भाई रेस खेलें ना खेलें, तो ये क्या वजह हो सकती है? कौशल जी, ये रेस जो हो रही है अपनी दिल्ली में, तो मैंने अभी देखा था, ये भी सेकंड रेस जो हुई थी, लोगों ने कबूतर छोड़े थे अपने तो वहाँ से कबूतर आ भी रहे थे और किसी के नहीं भी आ रहे थे, नेक्स्ट डे आ रहे थे, मिस हो रहे थे। तो मिस होने के साथ साथ क्या कहते हैं, कबूतर मर भी रहे हैं। मैं वीडियो वगैरह देख रहा हूँ। तो ये वेदर की वजह है, मौसम अलग अलग मिल रहे हैं कबूतरों को अलग अलग स्टेट के हिसाब से, या क्या वजह है, कबूतर मर क्यों रहा है आने से? इससे लोगों के दिल में दहशत भी बनी हुई है भाई, रेस खेलें नहीं खेलें। आप इस विषय पे एकदम खुल के बताइए, क्या वजह हो सकती है? आपकी नॉलेज में क्या है ये चीज़? फाजिल भाई देखो, आपका सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है ये वाला। और इस वाले सवाल के ऊपर अलग अलग भाइयों का अलग अलग सोचना हो सकता है। मेरी सोच जो है मैं आपको वो शेयर कर देता हूँ। देखो, मौसम जब भी पलटी होता है, मतलब बदलता है मौसम, सर्दी से गर्मी की तरफ और गर्मी से सर्दी की तरफ, और बरसातों का टाइम जब नमी बढ़ जाती है, ये 3 ऐसी कंडीशन आती हैं जिसमें बीमारियां लगने के कबूतरों को चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और बीमारी लगने के चांस 2 कंडीशन में सेम है, एक के अंदर अलग है। जब बरसातें होती है तो क्या होता है कि नमी बहुत ज़्यादा हो जाती है मौसम में, और जब हम जो हमारे यहाँ पे जो सेटअप है दिल्ली के अंदर भी या आसपास में, तो उसके अंदर क्या है कि बारिश का पानी अंदर चला गया या पीठ नहीं सूख रही है, उस लेवल तक हम ध्यान नहीं देते हैं। अगर आपके जाल सूखे हुए नहीं है तो आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा चांस है कि किसी भी साल बरसातों में आपके यहाँ बीमारी जाल के अंदर घुस सकती है और आपको नुकसान पहुंचा सकती है। अब हम आ जाते हैं मौसम पलटना, जैसे कि अक्टूबर या नवंबर में आप देखोगे जब सर्दी की तरफ मौसम पलटता है, या फरवरी और मार्च के आसपास जब सर्दी से गर्मी की तरफ मौसम पलटता है। इन दोनों में ही बीमारी आती है। बीमारी आने का कारण क्या है? सबका अलग अलग सेटअप बना हुआ है। किसी का सेटअप ऐसा है कि उसके अंदर हवा जाती नहीं है, किसी का सेटअप ऐसा है जिसमें हवा जाती है। तो जब आपके सेटअप के हिसाब से मौसम पलटी मारेगा तो आपके यहाँ बीमारी आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे अगर मेरा सेटअप की मैं बात करूँ, मेरा सेटअप ऊपर है, ऊंचाई पे है और बड़ा सेटअप है, हवादार सेटअप है। तो मुझे मौसम हर दिन देखना पड़ता है फरवरी में कि आज रात किस तरह का मौसम है। अगर मुझे लगता है कि आज थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है तो मैं पर्दे गिरा देता हूँ, पैक नहीं करता हूँ, पर्दा गिरा देता हूँ एक, ताकि डायरेक्ट हवा जितनी कम से कम हो सके हो जाए। तो अगर मैं अपना पर्दा गिराता हूँ तो आप मान के चलिए कि 90% जो फेस है ना मेरे जाल का वो कवर हो जाता है। अब इसी तरफ अगर कोई भाई पूरे पैक कर दे रहा है, 2-3 दिन लगातार पैक कर देता है, मौसम पलटी मार रहा है, गड़बड़ हो सकती है। कोई भाई बिल्कुल भी नहीं ढक रहा है, ठंड हो गई एकदम से, आड़ी तिरछी बारिश घुस गई अंदर, तब गड़बड़ हो सकती है। और मौसम पलटी जब होता है उस समय पे ना कभी कभार कबूतर को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। जैसे ठंडा मौसम हो, ज़्यादा दाना खा लिया उसने, पानी कम पी लिया, तो पानी का बड़ा अमल दखल है इसके अंदर। और रेस के हवाले से जो कबूतर रेस खेल के आता है, अगर वो कबूतर आपका बीमार हो रहा है रेस खेल के आने के बाद, तो देखिए इसमें जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। जो ब्लड लाइन है उसका बहुत बड़ा रोल है कि अगर आपके पास अच्छी मजबूत ब्लड लाइन नहीं है। अब ब्लड लाइन का मतलब ये नहीं है कि मैं ब्लड लाइन वर्ड यूज़ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम एक कबूतर के मरने के रीज़न के ऊपर बात कर रहे हैं। ब्लड लाइन का मतलब ये नहीं है कि कोई जनार्डन या जोस्थोन या फलाना या ढिमकाना या इम्पोर्ट। ब्लड लाइन का मतलब ये है कि आपने 2 कबूतरों को मिला के जोड़ा बनाया, उसके बच्चे निकले, लेकिन उस बच्चे के खून के अंदर बीमारी से लड़ने की या कह लो कि स्ट्रेस को झेलने की, जो रेस का स्ट्रेस है उसको झेलने की क्षमता नहीं थी। वो आप ये मान के चलिए कि वो कमज़ोर कबूतर है बाकी कबूतरों के मुकाबले। और देखो प्रकृति का नियम है, कमज़ोर को हटा देती है। चाहे वो मैदान में जाए कबूतर, बाज मार देगा कमज़ोर होगा तो, या बीमारी में कुदरत उसको निपटा देगी। अच्छा कौशल जी, अभी मैं दिल्ली के ग्रुपों में मैं भी ज्वाइन हूँ। अभी आपने एक ग्रुप में, बल्कि जो दिल्ली का ग्रुप है उसमें एक 1500 रुपये वाला पट्टा डाला था। उसमें क्या मतलब किस रिगार्डिंग किस रीज़न से आपने वो 1500 वाला पट्टा डाला था? क्या है उसका, क्या मसला है? असल में उसमें क्या था फाजिल भाई, जैसे आप भी हो हम भी है, तो काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़े हुए हैं दिल्ली आसपास बाहर। तो लोग पूछते रहते हैं भाई कोई पट्टा अगर सेल का हो अच्छा सा हमें दे दो। तो अगर कभी ऐसा होता है कि हम पे एक आध कोई पट्टा होता भी है ना, तो भाई हम फिर पैसे मांगते हैं कि भाई इतने का है। तो वो कहते हैं नहीं फला जगह पे इतने का मिल रहा है, या आजकल तो इतने का मिल जाते हैं। तो मैं फेसबुक पे एक दिन पोस्ट देखी मैंने
किसी साउथ के फैंसी ने डाली हुई थी कि 1500 रुपये के 2 पट्टे, उस पर लिखा हुआ था फ़ोन नंबर के साथ। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके अपने जो भी दिल्ली के ग्रुप है उन्होंने डाल दिया कि भाई अगर किसी को सस्ते पट्टे लेने हैं तो वो इन भाई से संपर्क करें, 1500 के 2 दे रहे हैं। मतलब आप सोच के चलिए कि आज की तारीख में जहाँ पटियाला कबूतर भी आपको अच्छी क्वालिटी का मतलब 1000 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा, वहाँ पे वो रेसिंग होमर दे रहा है 1500 में। अब उसमें मसला क्या होता है कि 1500 रुपये का या 5000 का भी जब आपसे वो फैंसियर या वो भाई आपसे लेगा, उसकी उम्मीद उसकी इच्छा ये होती है कि ये 1500 वाला मेरा फर्स्ट आ जाएगा। मतलब उसको 1500 रुपये में आपसे गारंटी भी चाहिए, पेडिग्री भी चाहिए, रेस का रिकॉर्ड भी चाहिए, प्लस मतलब उसका बस चले तो शायद वो आपसे एफिडेविट साइन करवा ले कि ये फर्स्ट ही आएगा। समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है तो कौशल जी। मैंने इसलिए इन झंझटों से बचने के लिए वो मैंने सेव भी कर रखा है फोटो कि कल को अगर कोई कहेगा ना भाई सस्ता मिलेगा, भाई ये रहा नंबर, ये रहा नाम, ये तो 1500 मतलब ये है कौशल जी, उसे 1500 रुपए का भी चाहिए और उसे उसमें सारी चीजें चाहिए, हमें रेस भी जिता के दे। बिल्कुल बिल्कुल वो मतलब 10,000 वाला कबूतर की चीज आपसे 1500 रुपए में, मतलब वो रख रहा अपने मन में जी उम्मीद। फाजिल भाई पता है क्या है, देखो सामने वाला जो है ना, सामने वाला चाहे कोई भी हो, आप हो या मैं हूँ, हम चाहेंगे कि हमें कम से कम में मिल जाए। ठीक है, तो वो भाई किस नियत से मांग रहा है वो समझ में नहीं आती, लेकिन पता है क्या, थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगाना चाहिए। अब मैं रेस खेल रहा हूँ जैसे भाई, एक दिन की अगर मैं टॉसिंग कराने जाता हूँ ना तो 400-500 रुपए की तो सीएनजी लग जाती है आने से। बिल्कुल 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 समझ रहे हो? तो अगर मैं 10 बार भी टॉसिंग पे गया तो 5000 तो मेरा टॉसिंग में खर्चा आ गया, और टाइम अलग गया। मैंने कबूतर छोड़े, उसमें से 2-4 मिस हो गए, रेस में 1-2 मिस हो गए, बीमार हो गए। अगर मैं एवरेज निकालता हूँ तो मेरे पास सपोज करो कि 40 से 50% कबूतर बचे। अब उसके अंदर से अगर मैं पट्टे दे रहा हूँ किसी को, तो यार सामने खरीदने वाला भी सोचे कि 1500 रुपये का कोई खिलाड़ी कैसे दे देगा। बिल्कुल कौशल भाई, असल में ये क्या तरीका है, जैसे अब नए शौक जिसको लगता है ना रेसिंग उमर का, अब जैसे मैं अपनी बात करूँ, जब मुझे शुरुआत में रेसिंग उमर का शौक लगा तो मैंने भाई 5000 रुपये का रेसिंग उमर का जोड़ा खरीदा। मैंने सोचा भाई दुनिया की सबसे महंगी चीज ले ली, 5000 रुपये का। जब मैं इस गेम में आगे जैसे जैसे मुझे नॉलेज मिलती गई ना, तो आप यकीन मानिए मुझे आज 50,000 रुपये का भी अच्छा बर्ड मैं सोचता हूँ सामने वाले को लूट लिया। अच्छी पेडिग्री, स्ट्रॉन्ग पेडिग्री देख के मैं लेता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ 50,000 का भी कहाँ, तो मैं 5,000 में ये सोच रहा था जी, हाँ जी बड़ा महंगा ले लिया, सबको बता रहा जी 5,000 का। जब इस गेम में मैं घुसा ना, नॉलेज हुई मुझे, तो जब ये चीज़ें समझ में आई। देखो ऐसा होता है फाजिल भाई, अगर कोई ये कह रहा है कि भाई मुझे रेस नहीं खेलनी, मुझे रेसिंग उमर को शौक करना है, मुझे अपनी छत पे चाहिए उड़ाने के लिए सर, तो वो सस्ता कबूतर ढूंढे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्या उसे कंपटीशन नहीं करना है। तो वो सस्ते में लेगा, उड़ाएगा, अपने गोले की तरह उड़ाएगा टुकड़ी में, उसका शौक हो जाएगा। लेकिन अगर कोई भाई कंपटीशन खेलने के हिसाब से मैदान में कूदना चाहता है ना, तो उसे सस्ता ना देख के उसे क्वालिटी देखनी चाहिए। पहले ये सीखना चाहिए कि क्वालिटी वाला बर्ड कैसा दिखता है, कैसा महसूस होता है। जो लोग रेस खेलते हैं, जिनके पास बर्ड प्लेसमेंट मारते हैं। अच्छा कौशल जी, एक बात काट रहा हूँ आपके बीच में, जैसे लोगों को अच्छा बर्ड चाहिए, अब उन्हें तो जी तमीज़ नहीं है जी, मैं उसे कैसे जज करूँ, उनमें इतनी अकल नहीं है, तो वो उसको मतलब कैसे, मतलब अच्छा बर्ड कैसे खरीदे, या तो अच्छे फैंसियर से ले, उसकी पेडिग्री देख के ले, या कुछ और बताएंगे आप इसके बारे में? देखो फाजिल भाई, इसमें आपका भी जिक्र मैं भी करूँगा आपके सवाल में, लेकिन सबसे पहले तो जिसको रेस खेलनी है और अगर उसे लगता है कि उसे अच्छा रेसिंग में छाड़ना नहीं आता, सबसे पहले तो उसे खुद को मनाना पड़ेगा ये बात मानने के लिए कि उसे नहीं आता। जब वो ये मान लेगा ना अपने मन में कि हाँ उसे नहीं आता, तो फिर उसके लिए मेरा सजेशन है कि जो लोग रेस खेलते हैं वो उन भाइयों के पास जाए, उनसे संबंध बनाए, उनसे बोले कि भाई उनका जो कोई भी अच्छा परफॉर्म करा हुआ बर्ड है वो उसको उसके हाथ में लेने दे, उसे महसूस करे, पेंसिल से पूछे कि ये कैसा था, क्या था, आइस क्या, विंग क्या, क्योंकि जो खेल रहा है ना, जाहिर सी बात है उसको पता होगा जरूर, कम ज़्यादा वो अलग मैटर है, लेकिन उसे ज़रूर पता होगा। अब मैं आपको भी जिक्र लाता हूँ, जैसे अनिल शिवा का एक बर्ड है जो मैंने आपसे लिया था, और उस बर्ड की बहुत टॉप क्लास परफॉर्मेंस चल रही है। अभी पिछले रेस में फर्स्ट प्लेसमेंट विनर भी था वो बर्ड। ठीक है, तो भाई मैंने आपसे लिया, मैं डायरेक्ट भी तो खरीदता हूँ इम्पोर्ट बर्ड, बिल्कुल और बिल्कुल। मैं डायरेक्ट जो इंडियन लाइन है वो भी खरीदता हूँ, तो मुझे पता है कि इंडियन लाइन भी काम करती है, इम्पोर्ट भी करती है, दोनों मेरे पास घर पे भी हैं। फिर भी मैंने आपसे पट्ठा लिया,
और वो पट्टा प्लेसमेंट मार के आता है फर्स्ट पोजीशन की। जी 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 तो मैंने चाहता तो मैं किसी और से भी ले सकता था ना। बिल्कुल बिल्कुल बात इंपोर्ट कम सस्ता महंगा इसकी नहीं होती है। सबसे पहले आप कबूतर की परख करना सीखो। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आपके पास जो कबूतर है उससे बेहतर कबूतर आपको कहीं और मिल रहा है, उससे अच्छी परफॉर्म करने वाली ब्लड लाइन आपको कहीं और मिल रही है, आप ले लो। बिल्कुल उसके बाद तो सौदा बनाने वाली बात होती है कि सामने वाला कितने मांग रहा है, आप कितने दे सकते हैं, और ये आपकी जेब की गुंजाइश के ऊपर। अच्छा कौशल जी, मैं भी देख रहा था आपके लॉफ्ट में, आपके एकदम कबूतर चुस्त फिट एकदम हेल्दी बर्ड है। इस टाइम जैसे मौसम भी चेंज हो रहा है, लोगों के कबूतर मर भी रहे हैं, बीमारी फैल भी रही है, गर्दन टेढ़े की, लूज मोशन की। थोड़ा सा आप इसके मेडिसिन के बारे में बताइए, इस मौसम में कौन सी मेडिसिन देना चाहिए? देखो फाजिल भाई, जो कबूतर मौसम पलटने पे बीमार होते हैं ना, उसमें एक तो देख रेख का बड़ा अमल दखल है। दूसरा जो आपके कबूतर की ब्लड लाइन है, ब्लड लाइन का मतलब पेडिग्री नहीं है। कोई भाई ये नहीं कहे कि भाई जनार्डन जोस्तोन, मैं इस वाली ब्लड लाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। जब आप दो कबूतर मिक्स करते हो ना, नर मादी, तो एक नया जब कबूतर पैदा होता है तो वो ब्लड लाइन चालू होती है। अगर आपके कबूतर की ब्लड लाइन कमज़ोर है, मतलब कि वो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर है, तो वो बीमार पड़ेगा। आप कितनी अच्छी सफाई कर लो, तो अगर आपके पास साफ़ सफाई अच्छी नहीं है तो आप समझ जाओ कि आपकी वजह से बीमार है। अगर आपके पास सब चीज़ अच्छी है, साफ़ सफाई रख रखाव अच्छा है, फिर भी कबूतर बीमार है, तो आप मान के चलो कि आपके पास उस ब्लड लाइन का या वो कबूतर कमज़ोर है शारीरिक तौर पे। दवाई के ऊपर बात करते हैं तो देखो, इस मौसम में इंडाइजेशन, मतलब कबूतर वॉमिट कर रहा है, दाना हजम नहीं कर रहा है, या दस्त, ठीक है, लूज मोशन, ये दो ही परेशानी आती है। तो लीवर 52 और B12 या यीस्ट की टैबलेट आप इंडाइजेशन के लिए यूज़ करवाओ। और जिन कबूतरों को लूज मोशन है तो या तो मेट्रोजिन या फिर पावर जेल, दोनों में से कोई भी एक 0.5 ml से लेके 1 ml तक जो 24 घंटे में इजीली मेडिकल पे मिल जाती है दोनों मेडिसिन। बहुत महंगी दवाइयाँ नहीं है, तो इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से 1 या 2 दिन में आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। जी जी बिल्कुल कौशल भाई। अच्छा, मैं आपका कल कबूतर भी जमा कराने, मुझे मालूम है आपने अपना कीमती समय दिया हमें। नहीं, बस आपका मैं मोस्ट वेलकम है फाजिल भाई, आपका बस मैं अब अगली बार आपकी वीडियो आऊँगा, थोड़े सवाल और टफ सोचूंगा और आपसे पूछूंगा, आपसे जवाब लूंगा, ताकि लोगों को नॉलेज मिले। बस जाते जाते आप अपने 2-4 कबूतरों का अच्छा हमारे लोगों को शौक करा दिए, ताकि उन्हें पता लगे जी अच्छा कबूतर ऐसा होता है। चलो जो है ना, मैं फाजिल भाई आपको 1-2 अपने ब्रीडिंग वाले कबूतर का और 1-2 कबूतर जो पिछली रेस में रेस खेल के आए हैं और आज फिर से जाएंगे, बास्केटिंग आज हमारी कल रेस है, तो जो उसमें जाने वाले मैं 1-2 कबूतर का आपको शौक कराता हूँ। देखिए भाई, ये अपना कौशल जी का बर्ड है, इसके बारे में बताइए कौशल जी, क्या है इसका क्या? फाजिल भाई, ये मेरे जापान के डायरेक्ट इंपोर्ट कबूतर है। डायरेक्ट इंपोर्ट जापान का? रेस में उड़ा रहे हो आप? जी वाह जी वाह, मतलब डायरेक्ट इंपोर्ट जापान से मंगाए? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे यकीन नहीं हो रहा। कौशल जी, इसका रिंग नंबर दिखाइए। जी जी, मैं आप डायरेक्ट इंपोर्ट जापान से मंगा के? आप इसको मैं बिल्कुल अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूँ जी। देखिए जी हमारे कौशल जी की ये आराम से ये क्या लिखा हुआ है कौशल जी? ये है जापान 17। हाँ, जापान 17 0A 07 52। बहुत खूब कौशल जी, बहुत खूब। आप डायरेक्ट इंपोर्ट बर्ड उड़ा रहे हो जी, बताइए इसके बारे में। ये कबूतर अभी हमारी 250 किलोमीटर की रेस थी जी, उसमें ये सेकंड प्लेसमेंट। थोड़ा सा तेज बोलिए इसमें माइक में। इसमें ये जो हमारी 250 किलोमीटर की रेस थी, जी जी, उसमें ये सेकंड प्लेसमेंट बर्ड है। अच्छा, हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत शानदार बर्ड है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैक है इसकी। बैक अगर आप देखेंगे ना, ये पूरा जोर लगा रहा है ये नीचे दबाने के लिए। बिल्कुल, बहुत स्ट्रॉन्ग बैक है इसकी। बिल्कुल जी। कौशल जी, बहुत बड़ी बात है। बताओ, डायरेक्ट इंपोर्ट बर्ड बताओ, मान गए जी कौशल जी आपको? फाजिल भाई देखो, आप जानते ही हो कि मैं आपके यहाँ से भी जो बर्ड लेके आया, डायरेक्ट इंपोर्ट के चाहे पट्टे थे, मेरे को शौक है उड़ाने का। हाँ, ये तो बात मैंने भी आपको डायरेक्ट इंपोर्ट ही दिए थे जी, फर्स्ट जनरेशन के। आपने उनको उड़ाया और उसने क्या प्लेसमेंट दिया आपको जी, मैं वो भी दिखाता हूँ आपको जी। कौशल जी बताइए इसके बारे में। फाजिल भाई, ये जो मैं आपके यहाँ से बर्ड लेके आया था, अच्छा के यहाँ का, अच्छा, जो ये चिक्स मैंने जो आपको दिए थे, ये वो है? ये वो बर्ड है जी जी। तो ये अभी 250 किलोमीटर रेस में फर्स्ट प्लेसमेंट विनर है। थोड़ा सा वैसे करके दिखाइए इसका विंस। हाँ, 250 किलोमीटर जो आपका जो फर्स्ट बर्ड है ये है वो फर्स्ट प्लेसमेंट जो मैंने आपको दिया था ये बर्ड? जी। जी। जो दूसरा बर्ड है वो सेकंड प्लेसमेंट था। अच्छा, प्लेसमेंट है। अच्छा। 250 में, और इसके 11 पर भी है। अच्छा जी, 11 पर है? वाह भाई वाह, लो जी लो, 11 पर है।
जरा काउंट कर दिखाना एक बार। यहाँ से 1 शुरू हो जाता है। हाँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वाह जी वाह, वाह जी वाह, 11-11 पर ये है। अच्छा 11 हालांकि पर। देखिए मैं 11 पर होने को बहुत अच्छा, जीतने वाली खूबी नहीं मानता, लेकिन हाँ ये चीज बताते चलिए 11 पर के, वरना लोग ना ये समझेंगे जी 11 पर का ही मांगने लगेंगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि 11 पर वाला है तो वो जीतेगा। पर ये समझ लो कि तुक्का ही समझ लो कि ये विनर भी है और इसके 11 पर भी है। विनर भी है और इसको आपने अच्छे तरीके से, मेन बात है मेंटेन करके रख रखा है। ऐसे इस लायक आपने से इस लायक कर रहा है ताकि आपने मेंटेन करा है, उससे 11 पर से कोई देखिए, फर्क मैंने नहीं। अभी आपको इंटरव्यू में कहा ना कि आप बर्ड चाहे 1500 कर लो या 15 लाख कर लो, मेहनत पूरे साल उसको मेंटेनेंस आपको ही करना पड़ेगा। जी जी। ये तीसरा बर्ड है, अच्छा ये भी 250 किलोमीटर में। एक मिनट ऐसी रखिए, ऐसी वैसी 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 वैसी। हाँ बताइए बताइए। ये 250 किलोमीटर में यंग बर्ड कैटेगरी के अंदर 7th प्लेसमेंट बर्ड है। अच्छा अच्छा और अभी ये 8 कली का पट्टा है। अच्छा, 8 कली का पट्टा है ये। ये 7 कली का पट्टा था जब मैंने इसे 110 की कंबाइंड टॉस में डाल दिया था। वाह जी वाह, ये मतलब अपना फर्स्ट जनरेशन है या अपना घर का पट्टा है क्या नहीं है? नहीं, ये मेरे पास जो ये डायरेक्ट इंपोर्ट है हाँ। फर्स्ट जनरेशन पट्टा है। अच्छा, कौन सी लाइन का है ये क्वेश्चन? ये SG मैक। SG मैक, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ये इसके विंस का, एक मिनट कौशल जी ऐसे रखिए, ये इसका विंस का शौक करिए भाई। ये देखो इसके, देखो आपको स्टैंपिंग भी दिख रही होगी इसमें। ये 2 कली आप देख पा रहे होंगे, ये पुरानी बात है इसकी। इसमें 2 स्टैंपिंग लग रही है इसके 2। आज ये तीसरी रेस की नहीं आज अपना तीसरे रेस के लिए जाएगा। जाएगा जाएगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा कौशल जी, हमारी आपसे बातचीत बहुत लंबी हो गई है, आप मुझे पता ही है। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए क्या मैसेज है आपके लिए, थोड़ा सा? जी बिल्कुल, मेरा जो नए भाई आ रहे हैं उनके लिए मैसेज है। जो लोग इस गेम के अंदर कंपटीशन के लिए आ रहे हैं, मतलब वो रेस खेलना चाहते हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोग या तो जो रेस खेल रहे हैं प्लेयर्स हैं, या तो आप उनके टच में आए, ठीक है, बर्ड लेने के लिए या उनसे रेसिंग सीखने के लिए। और बिना रेस खेले हुए या जिन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, उन चीज़ों से जुड़ी हुई चीज़ें आप ना खरीदें। बिल्कुल बिल्कुल। 1500-15,000 के चक्कर में ना पड़े, पहले आप बर्ड को समझना सीखें, उसके बाद खरीदें। अच्छा, एक सवाल हो रहा है अपना, जैसे नए फैंस हैं उन्हें अपना क्लब जैसे ज्वाइन करना है नेक्स्ट ईयर के लिए, रेस खेलने के लिए, तो उसकी क्या फीस है, क्या मतलब कैसे कैसे, थोड़ा सा बताइए क्लब ज्वाइन करने के। क्योंकि बहुत से मेरे पास लोगों का मैसेज आता है जी हमें क्लब ज्वाइन करना है, हमें फीस बताइए। तो आप क्योंकि क्लब के मालिक है तो आप बहुत आसान तरीके से आप ही बता सकते हैं। क्लब ज्वाइन करना बहुत आसान है फाजिल भाई। देखो 3000 रुपये क्लब की ज्वाइनिंग फीस है, जो कि आपकी लाइफ टाइम फीस है, जब तक कि आप खुद ये अनाउंस नहीं कर देते हो कि जी मैं क्लब छोड़ रहा हूँ। अच्छा, लाइफ टाइम फीस है 3000 रुपये? आपने एक बार ज्वाइन कर लिया, वो लाइफ टाइम है आपकी। जी जी 3000 रुपये आप दे देंगे, अपने आईडी वगैरह देंगे तो आप क्लब मेंबर बन जाएंगे, जी। जिसमें कि क्लब आपको जो है पेड बेसिस पे रिंग प्रोवाइड कराएगा FCI की। FCI वो रिंग्स आप अपने पट्टों पे डालें। अगर आप बाहर से खरीद रहे हैं, जिससे भी आप जिस ब्रीडर से भी आप खरीद रहे हैं, उनको अपने रिंग्स दे दें कि ये रिंग्स वो डाल के दे, ताकि आपके पट्टे यंग बर्ड कैटेगरी में खेले। अच्छा कौशल जी, FCI रिंग क्या होता है, क्या मतलब है इसका, क्या रीज़न है FCI? जी एक्चुअली FCI रिंग में क्या होता है कि FCI एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जी। जो कि कबूतरों के लिए बनी हुई है। जी जी। तो वो लोग हर साल एक अलग कलर की रिंग्स बनाते हैं, जिससे कि ये पता लगता है कि इस साल का ही ये बर्ड है। तो उसमें यंग बर्ड कैटेगरी और ओल्ड बर्ड में डिफाइन करना आसान हो जाता है। हमारे इंडिया के अंदर हमारी जो फेडरेशन है, ऑल इंडिया होमिंग पिजन फेडरेशन, जी जी जी। तो हमारा क्लब उसके अंडर आता है। जी जी। ठीक है, फेडरेशन के अंदर। अच्छा, फेडरेशन के अंदर हमारा क्लब आता है। अच्छा, अपने क्लब का नाम क्या है, थोड़ा सा ये हमारे क्लब का नाम है RRPS, रॉयल रिकवरी पिजन सोसाइटी, दिल्ली। दिल्ली। जी जी जी। तो हमारा क्लब जो है इंडिया फेडरेशन के अंडर आता है। तो जो भी रिंग्स आती हैं बाहर से, FCI की रिंग्स जब इंडिया में आती हैं तो फेडरेशन वो हमें भी डिस्ट्रीब्यूट करता है। हम उन्हें क्वांटिटी बताते हैं कि हमारी इतनी रिंग्स की जरूरत रहेगी इस साल, तो वो रिंग्स हमें मिल जाती हैं। अब इस रिंग का फायदा क्या है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब आप ये मान के चलिए कि एक इमेजिनरी एग्जांपल है। सपोज आपका बर्ड पकड़ा जाता है पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, और कोई ये जानना चाहता है कि ये बर्ड किसका था। आपके FCI का जो रिंग का नंबर है ना, वो उसको FCI पे ऑनलाइन जो भी उनकी साइट है या जिससे भी वो टच करके पूछ सकते हैं ये किसका बर्ड है। वो FCI वाले देखेंगे कि इस पे लिखा है IN 13 समथिंग समथिंग समथिंग। IN से वो समझ जाएंगे कि ये बर्ड हमने, ये रिंग जो है हमने इंडिया भेजा था। इंडिया भेजा। FCI की जो संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमारे फेडरेशन को कांटेक्ट करेगी कि भाई ये आपके यहाँ का रिंग नंबर है, ये किसका है।
फेडरेशन वाले अपने रजिस्टर में चेक करेंगे कि ये रिंग नंबर हमने किस क्लब को दिया है। जी जी। तो वो देखेंगे कि इस रिंग नंबर से लेके इस रिंग नंबर तक ये RRPS क्लब को गई हुई है। वो मेरे पास कांटेक्ट करेंगे जी जी। कि कौशल जी ये रिंग नंबर किसका है। फिर हमने भी रजिस्टर मेंटेन किया हुआ है, हमने भी लिखा है कि किस रिंग नंबर से किस रिंग नंबर तक हमने किस प्लेयर को दिया हुआ है रिंग। तो हम अपने रजिस्टर में चेक करेंगे कि ये रिंग नंबर तो फॉर एग्जांपल वसीम भाई का है। जी जी। तो हम बताएंगे जी हमारे क्लब के मेंबर हैं मिस्टर वसीम, उनका ये रिंग नंबर है, उनके बर्ड का ये रिंग है। जी जी जी। तो आप अपने बर्ड को ट्रैक कर सकते हैं। और जैसे अभी क्या है कि हम लोग अभी इतने एडवांस नहीं हुए हैं कि बार कोड और ये सब चीज़ें QR कोड इस्तेमाल कर सके। अदरवाइज अगर हम चाहें तो अपने इन रिंग नंबर के अगर हम QR छपवा लेते हैं या बार कोड छपवा लेते हैं तो हमारी पेडिग्री को भी कोई उस बार कोड से स्कैन करके देख सकता है। अच्छा जी। हाँ जी, बिल्कुल। ये ओरिजिनल है या नहीं है। जी जी। ठीक है भाई, लोगों को ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। मैं समझता हूँ आपको जो भी है वीडियो अच्छी लगे शेयर करिए, और अगर आपको कुछ सवाल और पूछने हो मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो मैं कौशल जी से वो सवाल पूछूंगा। तो आप मुझे मैसेज करके जो भी आपके मन में सवाल हो वो कर सकते हैं, वो मैं लिख के मैं अगली नेक्स्ट वीडियो अगर आप होगा तो मैं कौशल जी की बनाऊंगा, आपको अच्छी लगे। यही अपना अपना ब्लॉग जो भी है यहीं ख़त्म कर रहे हैं। ठीक है कौशल जी। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब भाई विश करें कि मेरे जो कबूतरा रेस पे जा रहे हैं कम से कम सारे वापस आ जाए, क्योंकि देखो जंग का मैदान है। बिल्कुल, कब क्या घटना घट जाए, बिल्कुल बिल्कुल, कब फर्स्ट प्लेसमेंट वाले कोई बाज पकड़ ले, कोई नहीं जानता। बिल्कुल। तो आप भाइयों से दुआ की दरकार है। ठीक है भाई, बेस्ट ऑफ लक कल की रेस के लिए। ठीक है।